नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को। जी हाँ दोस्तों, आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक बड़े स्तर पर सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से नवीनतम आंकड़ों के साथ पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि दोस्तों आरजे एग्ज़ाम पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन पर शुरू कर दिया गया है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ज्योग्राफी द्वितीय प्रश्न पत्र। तो वो कहाँ है, 2 सेकंड के लिए मैं आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे एक ज्योग्राफी का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, भूगोल एक सामान्य परिचय के रूप में। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसकी शुरुआत कर दी गई है कहाँ पर, आरजे एग्जाम। सुनना, आरजे एग्जाम पोर्टल मोबाइल ऐप पर। ठीक है, किस नाम से, आरजे एग्जाम पोर्टल। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वर्तमान में नहीं, मैं भविष्य के लिए भी, देखो इसकी जो मैंने कॉस्टिंग रखी है, एक नाम मात्र शुल्क 1499 रुपये रखा है और ये यथावत रहने वाला है, ना कभी इसमें 1 रुपये लेस होगा और ना ही प्लस होगा। देखो होली दीपावली सब हमारे लिए पावन पर्व हैं, लेकिन शिक्षा है वो हमारा पावन परम कर्तव्य और हमारा धर्म है। तो मैं किसी भी विद्यार्थी के साथ विशेष प्रलोभन या विशेष ऑफर के साथ इसमें किसी तरह का कोई प्लस और माइनस कभी भी नहीं करूँगा। जीवन भर एक ही जबान पे रहूँगा, सतत रहूँगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भूगोल एक सामान्य परिचय, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम बात करेंगे भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल एक सामान्य परिचय। क्लियर, यहां से आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम भूगोल शब्द को समझेंगे। जियोग्राफी है, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। क्लियर है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कब और कहां से हुई है, भूगोल शब्द का अर्थ क्या है और भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से शब्द को लेकर बात करने वाले दोस्तों, भूगोल शब्द, इसी शब्द को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, और एक और बात बता देता हूं, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसकी यदि आपको पीडीएफ लेनी है तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। वो किस नाम से है, संदीप यादव जीके गुरु। एक बार नाम लिख देता हूं फिर हटा दूंगा इसको। तो संदीप यादव जीके इस नाम से है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर जो भी पढ़ाऊंगा उसकी पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको तो मैं हटा देता हूं। अब एक एक बात को अपन समझते हैं। हमने बात की भूगोल, सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति को लेकर बात करेंगे। किसको लेकर बात करेंगे, उत्पत्ति को लेकर बात करेंगे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कब, कहां से और कैसे हुई। फिर हम समझेंगे भूगोल जो शब्द है इसका अर्थ समझेंगे। क्या समझेंगे, अर्थ समझेंगे। और नंबर 3 पे अपन बात करेंगे, वो करेंगे भूगोल की परिभाषा।
भाषा को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एक एक बात को अपन समझते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, भूगोल या आप इसे कहते हैं जियोग्राफी। ज्योग्राफी, इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, भूगोल शब्द की उत्पत्ति है ये लैटिन या हम कह देते हैं कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। यानी कि भूगोल या ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। अब वो दो शब्द कौन से हैं, सबसे पहले मैं उन दो शब्दों के बारे में बता देता हूं दोस्तों। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। दूसरा शब्द कौन सा है? ग्राफी। जियो और दूसरा ग्राफी। ये जो जियो शब्द है, यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो वास्तव में जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी। और यदि हम ग्राफिक, इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना। और यदि इसके लिए हम सामूहिक रूप से किसी शब्द का प्रयोग करें तो हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी के बारे में व्याख्या करना ही क्या है? भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी की व्याख्या करना ही वास्तविक अर्थों में क्या है बच्चों? भूगोल है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमारे सामने एक शब्द आया लैटिन या ग्रीक भाषा। ये भाषा कहां की है इसको भी समझते हैं अपन। सुनना देखिए दोस्तों, ग्रीक या लैटिन भाषा, ये भाषा कहाँ की है? ये यूनान की है। यूनान की भाषा है। ठीक है, और यूनान के बारे में आप 4-5 बातें जरूर याद रखना। ठीक है, क्या क्या बातें याद रखनी है? एक एक बात को समझते चलो और बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। सुनना ध्यान से। सबसे पहले ग्रीक या लैटिन भाषा यूनान की। ये यूनान यह एक यूरोपीय देश है। यूनान क्या है? यूरोपीय देश है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यूनान है कहां पर है। क्या कहोगे? यूरोप में है। अब यूरोप में वास्तव में इसकी लोकेशन कहां पर है? तो मैं एक छोटा सा विश्व का फ्री हैंड से आपके लिए मानचित्र बनाता हूं और इसी मानचित्र में मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, यह है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और जस्ट इसके ऊपर ये यूरोप कॉन्टिनेंट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये अपना एशिया है और इधर ये अपना भारत है। यूरोप कॉन्टिनेंट में बच्चों यदि आप देखते हो तो सुनना ध्यान से, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये बाल्कन, शायद थोड़ा सा हैवी करता हूँ, ये है ना, ये कौन है? ये है बाल्कन प्रायद्वीप
ये बच्चों क्या है, बाल्कन प्रायद्वीप है, और ये मेडिटेरियन सी है, या आप इसे कह सकते हैं ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। और भूमध्य सागर में यूरोप का ये एक बाल्कन प्रायद्वीप है। और आप जानते हैं दोस्तों कि यूरोप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन सा महाद्वीप या कौन सा कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्या कहोगे, यूरोप। और उसमें एक बाल्कन प्रायद्वीप है जो भूमध्य सागर में है, और इसी बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण में ये यूनान है। कौन है, यूनान है। तो यूनान यूरोप में है, बिल्कुल भूमध्य सागर से गिरा हुआ बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित यूरोप देश है। इतनी सी बात ध्यान रखना है। अब देखिए ये यूरोपीय देश है, आपसे पूछे इसका नवीनतम नाम, नवीनतम नाम क्या है भाई, ये तो पुराना नाम है इसका यूनान। तो आज यूनान को किस नाम से जानते हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए चलना आप तो, ठीक है। तो क्या कहोगे, हेलेनिक रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। तो इसका नवीनतम नाम क्या है बच्चों, हेलेनिक रिपब्लिक, हेलेनिक रिपब्लिक इसका वर्तमान नाम है या इसका नवीनतम नाम है, बिल्कुल ये यूनान। और इस यूनान की कैपिटल पूछे आपसे, इसकी राजधानी पूछे, राजधानी पूछे, तो इसकी कैपिटल या इसकी राजधानी है वो क्या है, क्या कहोगे, एंथ्रेस। इसकी राजधानी क्या है, एंथ्रेस, यहाँ की राजधानी है, यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, देखो बातों में बातें याद आ जाती हैं। आपने पढ़ा होगा कि, सुना, ओलंपिक खेल हैं, इनकी शुरुआत है, वो शुरुआत कब हुई थी, ओलंपिक गेमों की शुरुआत है वो 1896 ईस्वी में हुई थी। पहले ओलंपिक गेम कब खेले गए थे, 1896 ईस्वी में खेले गए थे। और ये जो पहले ओलंपिक गेम है ना, ये 1896 में कहाँ खेले गए थे, ये एंथ्रेस में खेले गए थे। कहाँ, एंथ्रेस में। और एंथ्रेस में एक पर्वत है, एंथ्रेस में क्या है कि पर्वत है भाई, और उस पर्वत का नाम है ओलंपिया पर्वत। और इसी ओलंपिया पर्वत पर खेले गए थे, और इसी कारण इन खेलों का नाम क्या पड़ा था, ओलंपिक पड़ा था। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है। और ध्यान रखना, यूनान के जो निवासी हैं, यूनान के निवासी, यहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, उनको क्या कहते हैं, यूनानी। क्या कहते हैं, यूनानी, या उन्हें कहते हैं यवन। क्या कहते हैं, यवन कहते हैं, या उन्हें कहते हैं यूनानी। बोलो हाँ या ना। तो इसी अंदाज में कुछ चीज़ें आपसे पूछता रहता है और आगे एग्जामिनर बढ़ता रहता है। तो इतनी सी बात मेरे हिसाब से ये क्लियर है, आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। अब देखो, भूगोल या ज्योग्राफी शब्द है ना, इस शब्द के अर्थ की बात करते हैं। तो सुनना, भूगोल या ज्योग्राफी शब्द, इस शब्द का हम क्या देखते हैं, अर्थ। तो यदि हम इसको छंद विच्छेद करके देखते हैं तो देखो क्या कहोगे आप, भू प्लस गोल। अब ये मत कह देना कि अच्छा इसका मतलब हो गया है पृथ्वी गोल है, नहीं। इसका मतलब है, भू का मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और गोल का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं उसके चारों तरफ प्लस उसका धरातल, ठीक है। तो यहाँ भूगोल शब्द या भूगोल विषय वस्तु से
शाब्दिक तात्पर्य है पृथ्वी और उसका धरातल और उसके चारों तरफ की घटनाओं का, चाहे वो मानवीय घटनाओं चाहे वो प्राकृतिक घटनाओं, उनका जिस विषय में, जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उसी विषय या विज्ञान को हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, भूगोल है, इसको भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं सदी में मान्यता मिली थी। और इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का, स्थापित करने का जो श्रेय है, वो श्रेय हम किसको देते हैं? यूनानियों को देते हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब अस्तित्व में आया था, क्या कहोगे? 19वीं सदी में या 19वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये अस्तित्व में आ गया था। और इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यूनानियों को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अब देखो कुछ भूगोल की प्रचलित परिभाषाएं देखते हैं। भूगोल की प्रचलित परिभाषाएं, तो भूगोल और इसकी देखेंगे अपन परिभाषाएं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रॉप और फ्रीमैन को लेकर। किसको लेकर? रॉप व फ्रीमैन के अनुसार, तो रॉप और फ्रीमैन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पृथ्वी और इसके चारों तरफ दृष्टिगोचर होने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना के बारे में अध्ययन करना, लिखना या बात करना, ये सब भूगोल विषय के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान से सुना, रॉप और फ्रीमैन क्या कहते हैं कि पृथ्वी, ये क्या कहते हैं? पृथ्वी व इसके चारों ओर की घटनाएं व इसके चारों ओर दृष्टि गोचर होने वाली वस्तुएं। तो देखो, पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर घटने वाली घटनाएं और पृथ्वी के ऊपर दृष्टिगोचर होने वाली वस्तुओं या वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना व बातें करना या लिखना, ये सब भूगोल विषय के अंतर्गत आते हैं। भूगोल विषय के अंतर्गत आते हैं, या ये सभी के बारे में बात करना ही वास्तव में क्या है? भूगोल है। ये बात कौन बोलता है? रॉप और फ्रीमैन बोलता है। इसी तरीके से अपन यदि रेटर की बात करें तो रेटर कहता है कि भूगोल में पृथ्वी के तल, क्या कहता है? भूगोल में पृथ्वी के तल का अध्ययन करना और उस पर मानव का जो निवास है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल। देखो ध्यान सुना, रेटर क्या कहता है कि पृथ्वी के धरातल व उस पर मानव के निवास और उसकी गतिविधियों के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल है। ध्यान से सुना, रेटर के अनुसार
रिटर के अनुसार, तो रिटर के अनुसार क्या कहोगे आप? पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करना जो मानव का निवास स्थान है, जो मानव का निवास स्थान है, इनका अध्ययन करना और इसके चारों तरफ की मानवीय और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या है? भूगोल है। ठीक है, ये बात कौन कहता है? रिटर कहता भैया। ठीक है, तो इस तरीके से रिटर के बारे में याद रखना। और यही बात यदि मैं टॉलमी की बात करूं तो टॉलमी क्या कहता है? भूगोल वह आभामय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाई देती है। देखो टॉलमी क्या कहता है? टॉलमी कहता है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाई देती है, स्वर्ग में दिखाई देती है। ये बात कौन कहता है? टॉलमी। तो देखो रेटर की बात आए तो क्या कहेगा? पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करना जो मानव का निवास स्थान है। तो धरातल, मानव का निवास स्थान, इस तरीके के शब्द मिल जाएं तो आप क्या कहोगे? वो बात किसके अनुसार है? रेटर है। और यदि आभामय विज्ञान और आपको दिखे स्वर्ग की झलक, इस तरह के शब्द मिले तो समझ जाना वो किसकी परिभाषा है? क्या कहोगे? टॉलमी की परिभाषा। इसी तरह से देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यदि बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें धरातल, उसका आकार, उस पर पाई जाने वाली उच्चावच स्थलाकृतियां, मानव के कार्य, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ये सब कार्य और साथ ही साथ जलवायु और उसकी समस्त घटनाओं का अध्ययन ही क्या है? भूगोल है। तो इस तरीके से आपको एक लंबी चौड़ी परिभाषा देखने को मिलती है किसके अनुसार? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो वो एक तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भूगोल के सभी आयामों को कंज्यूम किया है, जिसमें उसने यानी कि जब पृथ्वी, धरातल, ऊंचावच, इसका मतलब उसने भौतिक भूगोल की बात कर दी, मानव, उसकी क्रियाएं, आर्थिक पहलू, इसका मतलब उसने ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ऑक्सफोर्ड की परिभाषा में फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को का एक समन्वित रूप दिखाई देता है। चलो अब हम बात करते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में, और यहाँ से 2-3 बातें समझने की कोशिश करना है। आपने बहुत बार पढ़ा है कि भैया फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? आप क्या कहोगे? हिक्केटियस को कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ना वो कंफ्यूज रहते हैं, और वो कंफ्यूज एक ही बात को लेकर रहते हैं कि यहाँ हम जवाब एरेटोस्थनीज दें या यहाँ हम जवाब हिक्केटियस दें। तो कभी कभी तो ये क्वेश्चन है ये ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता है, और कभी कभी ये क्वेश्चन है ये प्रश्न यानी कि इसका आंसर है वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड कर जाता है, ऑप्शन पे भी। तो ध्यान रखना, सीधे सीधे शब्दों में आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी का पितामह कौन है? हिक्केटियस। और ये हिक्केटियस है, ये कौन है? ये एक यूनानी था भैया, यूनानी था, यूनान का रहने वाला था। ठीक है, और इसने एक पुस्तक लिखी थी, हिक्केटियस ने एक
पुस्तक लिखी थी, नाम याद रखना, इनकी पुस्तक का नाम है जस पीरियडस, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक है, ये 500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, 500 ईसा पूर्व लिखी गई थी। और यहाँ पर इस जस पीरियडस का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे फादर ऑफ ज्योग्राफी तो क्या कहोगे? हिकेटियस। हिकेटियस कहाँ का रहने वाला था? ये एक यूनानी था। और इनकी पुस्तक का नाम जस पीरियडस था, जो 1500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, 500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। इसी तरीके से देखो, अगली बात क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछे कि सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध भूगोल के जनक, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन है? तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध भूगोल के जनक है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। और इरेटोस्थनीज ही वो पहला व्यक्ति था जिसने पृथ्वी का एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले अध्ययन करना शुरू किया था। और इन्होंने भूगोल के लिए सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। और इनकी पुस्तक का नाम भी जियोग्राफिका था, जिसको इन्होंने आज से लगभग 250 ईसा पूर्व लिखा था। देखो, इरेटोस्थनीज, इसके बारे में पहली बात ये याद रखना, ये भी कौन था? यूनानी था। और मैंने आपको बताया था कि भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। ये यूनानी था। और इरेटोस्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया। तीसरी बात ध्यान रखना, ये कब लिखी गई थी? ये कब लिखी गई थी? तो आप क्या कहोगे? आज से लगभग 250 ईसा पूर्व लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 250 ईसा पूर्व लिखी गई थी। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने ही किया था। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रख लेना इरेटोस्थनीज के बारे में। और ध्यान रखना, इन्हें सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है भूगोल का जनक, और उसमें ऑप्शन में यदि हेकेटियस नहीं देता है तो फिर आप क्या कहोगे? फिर आपका जवाब रहेगा इरेटोस्थनीज। ये 2-3 बातें आपको समझना है। ठीक है। इसी तरीके से एक बात हो गई है कि भूगोल के जनक, एक बात हो गई है कि सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध भूगोल के जनक, तो इरेटोस्थनीज। अच्छा, एक और बात पूछ ले, आधुनिक भूगोल के जनक। क्या पूछे आपसे? आपसे पूछे आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो क्या कहोगे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या कहोगे?
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये आधुनिक भूगोल के जनक कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इस तरह की बातें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में वन लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं, निकल के आते हैं, उनसे इसी अंदाज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो भैया, आपने पढ़ा था कि 19वीं सदी में भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया था, लेकिन 20वीं सदी में भूगोल की दो विचारधाराओं ने जन्म लिया था। एक विचारधारा थी संभावनावाद और दूसरी विचारधारा थी नियतिवाद। यानी कि 20वीं सदी में आते आते जो ज्योग्राफिकल थिंकर्स थे, जो भूगोलवेता थे, वो उनकी दो तरह की धाराएं हो गई थी, एक संभावनावाद विचारधारा और दूसरी नियतिवाद विचारधारा। जो संभावनावाद विचारधारा के जो भी भूगोलवेता थे, उनका सोचना था कि मनुष्य प्रकृति के पर्यावरण में अपनी इच्छा से कुछ हद तक परिवर्तन कर सकता है और वो प्रकृति की क्रियाओं को अपने अनुसार उपयोग ले सकता है। ये संभावनावाद विचारधारक जो भी भूगोलवेता थे, उनका सोचना था। दूसरी तरफ नियतिवाद विचारधारा थी, और नियतिवाद विचारधारा के जो विचारक थे, उनका सोचना था कि मानव अपनी इच्छा से प्रकृति के कार्यों में, उसके पर्यावरण में बदलाव नहीं कर सकता है। मानव के कार्य है वो प्रकृति द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। तो ये अलग अलग विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई थी। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि 20वीं सदी में भूगोल की कितनी विचारधाराएं थी, तो क्या कहोगे? दो विचारधाराएं हैं। उन्होंने क्या लिया? जन्म लिया। और वो जो दो विचारधाराएं थी, एक थी संभावनावाद विचारधारा, और दूसरी विचारधारा कौन सी थी, तो क्या कहोगे? नियतिवाद विचारधारा। एक संभावनावाद विचारधारा और दूसरी नीतिवाद। संभावनावाद विचारधारा के जो भी विचारक थे, देखो ये क्या कहते थे कि मनुष्य पृथ्वी या प्रकृति भी बोल सकते हैं, प्रकृति के पर्यावरण में अपने अनुसार कुछ हद तक परिवर्तन कर सकता है, और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार प्राकृतिक क्रियाओं का उपयोग कर सकता है। लेकिन नियतिवाद विचारधारा थी, इनमें क्या कहा था कि मनुष्य की क्रियाएं प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं, अर्थात मनुष्य इनमें कोई बड़े स्तर पर बदलाव नहीं कर सकता है। ऐसी विचारधाराएं थी, उन्होंने जन्म लिया। इसके बाद देखो भैया, वर्तमान में भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं चलती हैं। एक भौतिक भूगोल चलता है और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल चलता है। आपने पढ़ा होगा कि भौतिक भूगोल में भी अलग अलग शाखाएं आती हैं, मानव भूगोल में भी अलग अलग शाखाएं आती हैं। भौतिक भूगोल जिसके जनक कहलाते हैं पॉलिडोनियस, और ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक कहलाते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके जनक और इनकी शाखाएं और इनमें
क्या अंतर है, उन चीज़ों को समझते हुए और फिर हम सीधे अटैक करेंगे सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पे, फिर अटैक करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी पे। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के एक एक पार्ट्स को समझेंगे, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को। एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, मैंने शुरू कर दिया है फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर भूगोल का, और यहाँ पर मैं नंबर 1 टेस्ट सीरीज के साथ आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाने के लिए क्रमबद्ध, वचनबद्ध और कार्यरत हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।